Hello students. So we have completed unit 1 that is electrostatics. वहां पर चार्ज क्या था, रेस्ट पे था electrostatics. Today we will study next chapter that is chapter 3 current electricity. नाम से ही पता चल रहा है करंट मींस जब चार्जेस मोशन में है. आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था जब चार्जेस मोशन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट. So here are some topics related to this chapter. We will study it one by one. So first is इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं. फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट और द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो आपने जो क्लास 10th में पढ़ा था वो आप स्टेडी करंट पढ़ते थे हम वहां. ठीक है, सो करंट स्टेडी भी हो सकता है और वेरिंग भी हो सकता है, टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है. ठीक है ना, फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज डिफरेंट हो सकता है ना टाइम के साथ. क्लियर. सो करंट स्टेडी भी हो सकता है और वेरिंग भी हो सकता है. जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था, इफ द करंट इज स्टेडी सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, I इक्वल टू क्यू बाई टी. इतना पढ़ा था. सपोज क्या है, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू पासिस थ्रू एन एरिया इन टाइम टी टू टी प्लस डेल्टा टी. कुछ टाइम डिफरेंस के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू पास हो रहा है किसी एरिया से. सो देन द करंट कैन बी रिटन एज, तो उस केस में करंट क्या हो गया, I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल क्यू बाई डेल टी. सो जो क्यू बाई टी था वो क्या हो जाता है, जब हमने क्या करना है, जब करंट वेरिंग है तो उसकी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखते हैं एट अ पॉइंट. हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था. इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. सो बेसिकली I comes out to be dq by dt. तो I की वैल्यू जो होती है इस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, dq by dt. सो I का फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल टू, I क्या है, करंट है, करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, dq by dt, चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम. ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है, बट अगर करंट वेरिंग है तो चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम, d by dt ऑफ q. और एसआई यूनिट करंट का क्या होता है, एम्पियर. क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था. उसको मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर. और अगर यहां से देखें तो क्या होगा, क्यू किस में होता है, कूलम में, और टाइम सेकंड में. तो एम्पियर को हम कूलम पर सेकंड पे लिख सकते हैं. तो एसआई यूनिट है 1 एम्पियर, सॉरी एसआई यूनिट है एम्पियर. तो 1 एम्पियर की क्या वैल्यू होगी, 1 एम्पियर क्या होगा, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड देन करंट थ्रू दैट एरिया इज 1 एम्पियर. अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है किसी एरिया से तो करंट क्या होता है, 1 एम्पियर. एम्पियर क्या है, एक बेसिक यूनिट है करंट की. जनरली जो हमारे आसपास डिवाइसेस हैं हम उसमें जो करंट की यूनिट्स देखते हैं, जो करंट मेजरमेंट करते हैं, वो माइक्रो एम्पियर में करते हैं या मिली एम्पियर में करते हैं. ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में. सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, आपने पढ़ा हुआ है सब. नेक्स्ट इज कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट. कन्वेंशनल करंट हम तब बात करते हैं जब हम पॉजिटिव चार्जेस के टर्म में बात करें. ठीक है ना, कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट होता है जिसका डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है. और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं जब बेसिकली करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड दैट डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट. बिल्कुल बेसिक हमने क्लास 10th में जो पढ़ा था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम हमेशा करंट देखते हैं. यही पढ़ा था, जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है. यही पढ़ा था ना हमने. और बैटरी में करंट कहाँ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो जब हम बात कर रहे हैं, मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट है. तो जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो करंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए या स्केलर होना चाहिए. So is the current scalar quantity और vector quantity? So basically करंट क्या होता है, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट. ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी है. ठीक बात, बिल्कुल. अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए. नो, वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो वो क्वांटिटी है उसको वेक्टर लॉज फॉलो करने होते हैं. हमने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा था, उसमें लॉज पढ़े थे ना, लॉज ऑफ वेक्टर, लॉज ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो सब लॉ फॉलो करता है. बट करंट एक्चुअल में भले ही उसके मैग्नीट्यूड है, भले ही उसकी डायरेक्शन है, बट वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होते, वो फॉलो नहीं करता. ठीक है,
करंट अगर दो करंट ऐड हो रहे हो तो वो सिंपली स्केलर ऐड होते हैं। सपोज मेरे पास ये 3 एम्पियर करंट है और 4 एम्पियर करंट है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह ऐड होता तो क्या होता, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालता जो ये ऐड होता करंट, बट एक्चुअल में क्या है, ये स्केलर फॉर्म में ऐड हो रहा है। 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इक्वल टू 7 एम्पियर। ठीक है, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, भले ही उसका डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉज, जो वेक्टर एडिशन लॉज है उस पर फॉलो नहीं होते हैं। क्लियर? सो अब मैं बार बार बोल रहा हूं करंट फ्लो रहा है, करंट फ्लो रहा है। सपोज हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है ना, उस सर्किट में करंट फ्लो रहा है, तो करंट को स्टेडी करने के लिए कि करंट सर्किट में मूव करता रहे, क्या किस चीज की जरूरत होती है? अब सबको पता है किस चीज की जरूरत होती है, उसको हम सेल या बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं इसमें बताऊंगा। सो बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एनालोगस टू फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। तो बेसिकली क्या है, ये टैंक वाला अरेंजमेंट है। जैसे हम जो क्या करते हैं, हमारे पास सपोज हमारे हाउस की रूफ पे टैंक है, वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक वो फिल्ड है, उस वाटर टैंक से पाइप के जरिए हमारी टैप्स में वाटर आता है। ठीक है ना, उस टैप्स के जरिए पानी आता है। अब वो वाटर टैंक सपोज खाली हो गया, तो हम क्या करते हैं, उस पानी को ग्राउंड वाटर से, जो भी हमारे पास ट्यूबवेल से आ रहा है या ग्राउंड वाटर से या सबमर्सिबल से, हम उस पानी को वापस क्या करते हैं, उस टैंक में फिल करना होता है, जो ग्राउंड वाटर से ऊपर टैंक में फिल करना होता है। तो वो अपने आप फिल हो जाता है? नहीं, अपने आप फिल नहीं होता, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लगती है। यस, यू आर थिंकिंग राइट। इलेक्ट्रिक मोटर, जो मोटर होती है वो क्या करती है, वाटर को पंप करती है वापस से किसमें, टैंक में। ठीक है, और फिर हम वही वाटर टैप में यूज करते हैं, फिर वो ग्राउंड वाटर को वापस करती है और फिर हम टैप में वो पानी यूज होता है। तो स्टेडी फ्लो वाटर का कब होता है, क्यों होता है? बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रिक मोटर। एक पंप है जो वाटर को पंप कर रहा है, कहां पर, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। क्लास 11 में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। सेम ही केस है किसमें, एक सर्किट में। सपोज मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्लास 10th में आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस, मैं इसलिए आपको यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टर है, सर्किट में लगा हुआ है। ठीक, क्लियर? अब ये सपोज ए वाला पॉइंट है, ये हायर पोटेंशियल पे है, बी वाला लोअर पोटेंशियल पे। कैसे? जब एक सेल बना होता है, मैं बोलता हूँ 5 वोल्ट का सेल है, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी भी बोलते हैं, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव वाला है ये 5 वोल्ट पे है और जो नेगेटिव वाला है ये 0 वोल्ट पे है। क्लियर? ऐसे नहीं होता प्लस माइनस 5, ये पॉजिटिव वाला 5 वोल्ट पे है, नेगेटिव वाला 0 वोल्ट पे है। मतलब पॉजिटिव मींस हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मींस लोअर पोटेंशियल। क्लियर? सो अ स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज मेंटेन्ड इन अ सिमिलर वे। जैसे हम वो वाटर का फ्लो देखते हैं टैंक में, एज शोन पॉजिटिव चार्ज फ्लोज स्पॉन्टेनियसली इन अ कंडक्टर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो बेसिकली क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में यहाँ मूव करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहां से यहां तक तो ये फ्लो कर जाएगा। क्लियर? अब इस बी पॉइंट पे आ गया, ये लोअर पोटेंशियल है बी पॉइंट और ए हायर है, इसके अंदर से निकलना है बेसिकली। ठीक है ना, इस सेल के अंदर से निकलना है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, तो ये इसके अंदर से कैसे जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके अगेंस्ट को पॉजिटिव चार्ज को जाना है जो यहां से आ रहा है, तभी तो स्टेडी फ्लो मेंटेन होगा। फिर ये बी से ए में जाएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा, फिर इसके अंदर से जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर से कैसे जाएगा, कौन इसको स्टेडी फ्लो कौन करेगा, करंट की मेंटेन रहे, ऐसे ऐसे करंट मूव करता रहे सर्किट में, कौन करता है, ये कोई ये जो सोर्स होता है। ठीक है, इसको चार्ज पंप या बेसिकली हम क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सेल या बैटरी। बैटरी बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। क्लियर? सो टू मेंटेन स्टेडी करंट थ्रू द कंडक्टर सम एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट डू द वर्क टू टेक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है पानी को नीचे से टैंक में ऊपर ले जाने में, ऐसे ही लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कौन मदद कर रहा है, ये सेल मदद कर रहा है। Such a device is a source of electromotive force. We will study what is electromotive force, which may be an electrochemical cell or an electric generator. A source of EMF transfer positive charge from lower potential to higher potential, that is in direction opposite to electric field. So एक सोर्स, ठीक है ना, एक EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक सोर्स जो कि पॉजिटिव
इसको कहां से ले जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब ये हम बोलेंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाएगा, ठीक है ना। कौन ले जाएगा, ये बैटरी ले जाएगी, सेल, मतलब पंप का काम यहाँ कौन करता है, सेल करता है, ठीक है। क्लियरली अ चार्ज फ्लो इन अ सर्किट इज एनालॉगस टू अ वाटर फ्लो सर्किट, जो मैंने बताया आपको, टैंक से पानी आया टैप में, फिर हम जब टैंक खाली हो जाएगा तो हम ग्राउंड वाटर को या कोई भी हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है उसको हम वापस से फिल करेंगे टैंक में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, और यहाँ पर वो कौन काम करता है स्टेडी फ्लो करने के लिए, ये सेल। क्लियर। सो बेसिकली क्या है मेरे पास, सपोज मेरे पास ये सेल है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो किया, यहाँ बल्ब ग्लो कब करेगा, जब ये करंट इसके अंदर से फ्लो होता रहेगा स्टेडीली, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक तो आ जाएगा, इसके अंदर यहां से यहां कैसे जाएगा, ठीक है, इसके अंदर यहां से यहां कैसे जाएगा, तो यही काम करता है ये सेल, ठीक है। और सेल, जब हम सेल की बात करते हैं तो हम उसमें कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ एक नाम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, ठीक है। उसको समझाने के लिए सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, वो यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से। सपोज इसके पास, मतलब ये जो सेल है, ये 10 जूल ऑफ एनर्जी लगती है, इसको यहां से यहां पहुंचाने में इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। सपोज 10 जूल एनर्जी यूज करता है, ये 10 जूल वर्क करता है इसको नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाने में, ठीक है। किसको, इस पर्टिकुलर चार्ज को। सपोज एक चार्ज है 1 कूलम ऑफ चार्ज, उसको 10 जूल ऑफ एनर्जी लगता है यहां से यहां ले जाने में, और वो यहां आ जाता है चार्ज, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब यहां से यहां ले जाने में वो कितना वर्क करता है, 10 जूल पर कूलम, एक कूलम चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ता है उसको, 10 जूल। जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट। दैट मीन्स इसका जो ईएमएफ है, इसका जो ईएमएफ है, जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है पर यूनिट कूलम, वो एनर्जी सप्लाई कितनी है, 10 वोल्ट, 10 जूल पर कूलम। इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, सेल की जगह ये एक सेल लगा रखा है पॉजिटिव नेगेटिव। सो क्या है जो मैं बता रहा हूं आपको, सपोज फ्रॉम टेकिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल inside the battery, the 10 volt of energy is supplied by battery. So it means the battery transfer 10 joule of energy per coulomb. तो बैटरी ने कितना एनर्जी ट्रांसफर किया, 10 जूल ऑफ एनर्जी पर कूलम। जूल पर कूलम उसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, J/C, जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट। और pushes 1 कूलम चार्ज with 10 जूल ऑफ एनर्जी, so EMF is 10 वोल्ट। So basically एक ये क्या है, एक सोर्स की तरह इसने काम किया। उस सोर्स ने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया उस चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में ले जाने में, ठीक है। ये पंप जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, तो सेल ने एक सोर्स की तरह काम किया। तो इसने क्या किया, ईएमएफ क्या है, 10 जूल एनर्जी इसने सोर्स दिया, मतलब 10 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किया किसको, पर कूलम चार्ज को, यहां से या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाने में, ठीक। तो इसका ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक फोर्स नहीं है, ठीक है ना, वो ईएमएफ क्या होगा इसका, 10 वोल्ट। सो ईएमएफ क्या है इसका, 10 वोल्ट। सो व्हाट इज बेसिकली ईएमएफ, EMF may be defined as the energy supplied by the source in taking a unit positive charge once around the complete circuit. So एक चार्ज को एक कंप्लीट सर्किट में ले जाने के लिए, कंप्लीट सर्किट में इधर से इधर तो आ ही जाएगा, वो यहां से यहां बेसिकली ले जाने में उसको कितना एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज EMF। तो EMF एक तरह का क्या है, एनर्जी है, कोई फोर्स नहीं है, उसका नाम है बस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट एक्चुअली दैट इज नॉट अ फोर्स, दैट इज एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स। तो ये सेल का ईएमएफ कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, ठीक है। 10 वोल्ट मतलब उसने 10 एनर्जी सप्लाई करी। सो ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ 10 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट। सो ईएमएफ इस सेल का क्या होगा, 10 वोल्ट। नोट द टर्म ईएमएफ इज मिसनॉमर, द ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी। मैं आपको बता चुका हूं कि एक फोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी है। एस द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट, और ईएमएफ किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। So if an electrochemical cell supplies an energy of 1 joule for the flow of 1 coulomb of charge through the whole circuit, then its EMF is said to be 1 volt. तो EMF बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है ना। उस सेल की, जो सेल है वो कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है उस चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में ले जाने में,
उस सेल के अंदर से, वो क्या होता है, उसका ईएमएफ होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग है। आ तो ये भी वोल्ट में रहा है, बट दैट इज ईएमएफ। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले हमने बात करी कि एक सेल कैसा है, एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन है। दैट मींस इसके बीच में कुछ केमिकल है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो मैंने येलो डॉट से बनाया, क्लियर। सो बेसिकली क्या है, मैंने अभी तक बोला कि जो सेल का ईएमएफ है, जो सेल का ईएमएफ है वो 10 वोल्ट है। दैट मींस 10 जूल ऑफ एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है इसको नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे ले जाने में, ठीक है। दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक नाम है, बट वो एक एनर्जी है एक्चुअल में, वो सिर्फ नाम है, उसका फोर्स कोई मतलब नहीं है फोर्स से, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ एक नेम है, एक मिसनॉमर है, वो फोर्स नहीं है, वो एक एनर्जी है। तो बेसिकली ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज ले जाने के लिए ये 10 वोल्ट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहा है, या 10 जूल पर कूलम एनर्जी यहां से यहां पर सप्लाई कर रहा है, क्लियर। उसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट है। अब मैंने बोला ये जो सेल है इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, ठीक है ना, ये सेल के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, रोकेगा उसको, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्लियर। कुछ कोलिजन होंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। सेल गर्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, वायर जो होती है वो भी हीट हो जाती है, कुछ हीट लॉस होगा। क्यों, क्योंकि वो टकराएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से यहां जाने में टकराएगा, ठीक है ना, कुछ अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में दिखेगी, सेल में हीट की फॉर्म में। तो सपोज ये जो 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था ये सेल पहले, जो उसकी ईएमएफ 10 वोल्ट थी जब, तो उसमें से 2 जूल एनर्जी यहां पर डिसिपेट होगी एज अ हीट एनर्जी। तो जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया उसके पास कितनी एनर्जी आई, 8 जूल एनर्जी रहेगी, ठीक है ना, 8 जूल एनर्जी पर दैट कूलम पर चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज का जो एनर्जी बची वो 8 जूल एनर्जी बची। दैट मींस 8 जूल पर कूलम उसके पास क्या बची, वोल्टेज, क्लियर, 8 जूल पर कूलम। दैट मींस जो एनर्जी रह गई इस पॉजिटिव चार्ज के बाद, आफ्टर दिस रेजिस्टेंस डिसिपेशन, इस यहाँ हीट एनर्जी डिसिपेट हुई ड्यू टू इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस की वजह से, उसके रेजिस्टेंस में जो एनर्जी लूज हुई, उसके बाद जो टोटल में से माइनस होगी एनर्जी, 10 थी, 2 लॉस होगी, तो कितनी रहेगी, 8 जूल ऑफ एनर्जी। सो 8 जूल ऑफ एनर्जी कितनी है हमारे पास, किसके पास है, जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना। और जूल पर कूलम, पर यूनिट चार्ज करेंगे 8 जूल पर कूलम, तो वो क्या बन जाएगा, 8 वोल्ट। जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट। तो बेसिकली 8 वोल्ट क्या हमारे पास आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। 8 वोल्ट क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या थी, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट आया पोटेंशियल डिफरेंस। 2 वोल्ट कहां गया, 2 वोल्ट इसके बीच में पोटेंशियल जो हीट एनर्जी डेसिपेट हुई, मतलब इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हुई ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अंदर का रेजिस्टेंस यही है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सेल का इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये बहुत जरूरी है समझने में, नहीं तो कभी समझ नहीं आएगा। ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी आगे बहुत सारा थ्योरी है, इसके बीच में लिंक मतलब इक्वेशन है। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं हम, ईएमएफ को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से। आगे आने वाली क्लास में मैं इनके बीच में रिलेशन भी बताऊंगा, अभी सिर्फ समझना है। ईएमएफ क्या है, सिंपल, हमारे पास सेल है, तो सेल कितना सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, कितना कर सकता है, मैक्सिमम 10 जूल पर कूलम, ठीक है ना, 10 वोल्ट। तो ईएमएफ उस सेल का कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। सिंपल जो हमारे पास जो सेल होता है ना, जो हम सेल लाते हैं, हम कहते हैं ये 5 वोल्ट का सेल है, तो उसका ईएमएफ है वो 5 वोल्ट। उसके जब वो सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा, स्टेडी करंट फ्लो करेगा, तो उसको उसके अंदर से निकलना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज को। जब इसके अंदर से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस देगा, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जो अक्रॉस द एंड्स पोटेंशियल बचेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, आफ्टर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल ड्रॉप आए, जो पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा इन दोनों एंड्स के अक्रॉस, जो वोल्टेज बचेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ में से ये माइनस कर देना जो वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर हुआ है, ठीक है ना, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सिंपल सेल ईएमएफ है उसका, जो 5 वोल्ट का सेल है, मतलब 5 वोल्ट उसका ईएमएफ है, मतलब मैक्सिमम सोर्स
मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कितनी सप्लाई कर सकता है 10 जूल पर कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज को पास करने के लिए वो 10 जूल एनर्जी 5 जूल एनर्जी सप्लाई करता है। दैट मींस उसका ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट। क्लियर। अगर वो सर्किट में हम उसको जोड़ दें स्टेडी करंट फ्लो, तो उसको इसके अंदर से निकलना पड़ेगा। इसके अंदर से जब निकलेगा तो क्या होगा, ये कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से कुछ यहाँ हीट डेसिपेट होगी, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों एंड्स के अक्रॉस, किसी भी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना होगा, ईएमएफ में से ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल माइनस हो जाएगा। क्लियर। सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो यही जो मैंने सब बोला यही लिखा है इसमें। सो दिस 8 वोल्ट 2 जूल एनर्जी डेसिपेट होगी, सो दिस 8 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अब सपोज ये यहां से बहुत फास्ट पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां जा रहा है, ठीक। आपने देखा होगा जब जो फाइटर जेट्स होते हैं, ठीक है ना, जो हाई स्पीड प्लेन होते हैं, मैक की स्पीड से चलते हैं, ग्रेटर देन बहुत तेज, ग्रेटर देन 1 मैक की स्पीड से अगर वो चलते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे को ऐसे थोड़ा थोड़ा उसमें फायर टाइप दिखता है, ठीक है ना, वो हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। बट एरोप्लेन में ऐसा नहीं होता, सिंपल जो पैसेंजर एरोप्लेन होते हैं वो बहुत आराम से चलते हैं। दैट मीन्स जितनी तेज हम चलते हैं उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है ना, तो उतना ज्यादा हीट डेसिपेट होता है। सो मोर फास्ट द चार्ज मूव्स इनसाइड द सेल, मोर इज द हीट डेसिपेट और मोर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड मोर इज द ड्रॉप इन ईएमएफ एंड वाइस वर्सा। तो जितना ज्यादा जितना ज्यादा इसका फास्ट होगा उतना ज्यादा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हीट डेसिपेट होगी। क्लियर। उतना ज्यादा ईएमएफ कम हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में 10 जूल था पहले और 2 जूल डेसिपेट हो रहा था, बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो यहाँ 4 जूल सपोज डेसिपेट होने लग गया, तो ईएमएफ कितना रह गया 6 वोल्ट। वो एक्चुअल में ईएमएफ नहीं है, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 10-4 अगर फास्ट चल रहा है तो, ठीक है। और अपोजिट अगर बहुत धीरे धीरे चलेगा, बहुत धीरे धीरे अगर वो चलेगा, दैट मतलब चार्ज बहुत धीरे चलेगा, दैट मीन्स करंट बहुत धीरे है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो करंट बहुत नेग्लिजिबल है और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस लगेगा, बहुत आराम से जाएगा, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है ना। बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो क्या होगा, यहाँ कुछ डेसिपेट ही नहीं होगा। सो उस केस में क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। उस केस में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स इफ द चार्ज मूव्स वेरी स्लोली देन V इक्वल टू E एज I इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, जब चार्ज बहुत स्लोली मूव करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा एज I इज इक्वल टू 0। चार्ज बहुत धीरे मूव कर रहा है मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, दैट मीन्स करंट 0 है, क्योंकि करंट क्या है, चार्ज के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं। और वी कैन से दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, तो मतलब इंटरनल कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा था अभी तक, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ। ईएमएफ सिंपल एक सोर्स है, हम बाजार से सेल लाए, हमने बोला 5 वोल्ट का सेल है तो वो उसका ईएमएफ है। जब उसको सर्किट में लगा दिया तो स्टेडी करंट फ्लो होगा। जब सेल के अंदर से जाएगा करंट तो सेल के केमिकल की वजह से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। तो अब जो सेल के अक्रॉस एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस हम नोट करेंगे वो क्या होगा, ईएमएफ से कुछ कम होगा। कम क्यों होगा, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपल सी इतनी बात है। क्लियर। इसके बारे में आगे और इसका कनेक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का, उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। सो हियर वी विल कंपेयर द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। तो जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा सेल से, मतलब सिंपल हमारे पास एक सेल है, अभी सर्किट में नहीं लगा, तो उस सेल का हम क्या होता है, ईएमएफ होता है जब सर्किट ओपन होता है। बट जब सर्किट में लग गया, साथ में बल्ब लगा दिया, तो करंट स्टेडी फ्लो करने लग गया। तो जब हम तब नोट करेंगे दोनों अक्रॉस सेल के एंड्स पे, तो वो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। वो ईएमएफ नहीं होगा जब सर्किट क्लोज होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये तो सिंपल इंडिपेंडेंट ही है, जो सेल लाए हम सिंपल वो ईएमएफ ही बताता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बाद में पढ़ेंगे कैसे प्रोपोर्शनल होता है। द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर सोर्स ऑफ ईएमएफ। इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट। इट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट्स। ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस तो कम हो जाएगा ना, किस वैल्यू से, जो वो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आया उसकी वजह से कम हो जाएगा। However, the potential difference is greater than EMF when cell is being charged and less than the EMF when cell is being discharged.
ये बेसिकली डिफरेंस मैंने अभी आपको इसलिए बताया क्योंकि जस्ट आपको इसको एक्सप्लेन किया है। जब इसका हम रिलेशन पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो ये फोर्थ पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर। सो ये था हमारे पास ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टडी ओम्स लॉ। क्लियर। अब ओम्स लॉ भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल है। ओम्स लॉ में हमारे पास सपोज एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ कुछ बैटरी लगा हुआ है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज directly proportional to potential difference across two ends of conductor provided that temperature and physical conditions remains unchanged. So प्रोवाइडेड एक कंडीशन है कि टेम्परेचर या कोई भी फिजिकल कंडीशन, इसको मतलब कुछ स्ट्रेन नहीं लगना चाहिए। क्लास 11th में हमने पढ़ा था स्ट्रेन, ठीक है ना, कुछ मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए कंडक्टर में, या टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। और जब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल टू R। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन VIR, क्लास 10th में भी स्टूडेंट्स को बताता हूं। VIR मींस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओम्स लॉ। क्लियर, ऐसे याद कर लेना, V इक्वल टू IR, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। So what is this R? R is the resistance of conductor and its value depends on the nature of material and dimension of conductor. सबको पता है। So resistance basically क्या है? Resistance is basically opposition offered by conductor to the flow of electrons. एक रूम है, उसमें 100 स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है। बाहर से एक और स्टूडेंट आया, उसको एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ जाना है, तो उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा बीच में, ठीक है ना। 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 100 स्टूडेंट्स की जगह सिर्फ 10 स्टूडेंट्स खड़े हों क्लास में, तो वो इजीली एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में चला जाएगा। क्लियर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, एक मतलब जो ऑपोजिशन ऑफर करता है कंडक्टर फ्लो करने के लिए, चार्जेस को फ्लो करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए जो ऑपोजिशन देता है, ऑपोजिशन ऑफर करता है कंडक्टर, उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। ये सिर्फ एक रिवीजन था बेटा, आपने पढ़ा हुआ है सब 10th क्लास में। V/I इज इक्वल टू R, ठीक है। इसका जो ग्राफ आता है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, पर ये किसके लिए वैलिड होता है, सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के लिए। मतलब ओमिक कंडक्टर मतलब जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, बट इन प्रैक्टिकल ये V/I की स्ट्रेट लाइन नहीं आती जैसे क्लास 10th में पढ़ाया था, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं आती इन प्रैक्टिकल, ये लाइन स्ट्रेट नहीं होती। क्लियर। वो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो इसकी SI यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, आप सबको पता है SI यूनिट क्या है इसकी, ओम है। ओम और क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज। ये V किस में है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, करंट किस में होता है, एम्पियर में। सो वोल्ट पर एम्पियर और ओम। तो रेजिस्टेंस क्लियर होगा, ये नो आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। ओम्स लॉ बस पता होना चाहिए, V इक्वल टू IR। सो एनी मटेरियल दैट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टर। तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस कौन सा मटेरियल, हम बार बार बोली जा रहे हैं कंडक्टर ऑफर करता है रेजिस्टेंस, तो ऐसा मटेरियल जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब जो करंट को जब उसमें से पास करे तो वो रेजिस्ट करता है, उस करंट के फ्लो को कम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। रेजिस्टर बेसिकली एक पैसिव कंपोनेंट है जो हम सर्किट्स में देखते हैं लगा हुआ, ये रेजिस्टर होता है ऐसे, ठीक है। तो एक ये फिक्स्ड रेजिस्टर होता है सिंपल, जिसकी वैल्यू फिक्स है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। क्लियर, कोई फिक्स वैल्यू है। एक ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। क्लियर, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको दिखाऊंगा, इसको रियोस्टेट भी बोला जाता है। और एक ये वोल्टेज डिवाइडर होता है। तो 3 टाइप्स के रेजिस्टर्स होते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर्स जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है, वेरिएबल रेजिस्टर्स जिसकी रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हम करंट के फ्लो को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये पोटेंशियल डिवाइडर, ये आगे चैप्टर्स में सर्किट्स में यूज होगा तो बताऊंगा। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है इसका, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हमने, ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी है ओम्स लॉ। इसमें क्या है, एक वोल्ट मीटर लगा है सर्किट में पैरेलल टू दिस रेजिस्टेंस, हमने क्लास 10th में पढ़ा था वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। एमीटर लगा है सीरीज में और बैटरी लगी है। बैटरी देखो इसमें 2 सेल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। सो हियर्स द बैटरी एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर, एंड वायर मींस दिस रेजिस्टर,
and voltmeter is connected in parallel. So the ratio of voltmeter reading and current reading gives the value of resistance. तो यहाँ से जब हम इसके R की वैल्यू को डिफरेंट करेंगे या वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू सर्किट में चेंज होगी, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो वायर लगा हुआ है रेजिस्टेंस का, ये जो रेजिस्टर है इस वायर का कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रही है वो वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ ओम्स लॉ। सो नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है, फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस, जो आर की वैल्यू आई V by I इज इक्वल टू आर, जो रेजिस्टेंस आया दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो लेंथ कंडक्टर की लेंथ है, जितना कंडक्टर लंबा होगा, ठीक है ना, जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा उसको, ठीक है ना, उतना कोलिजन उसके अंदर ज्यादा होगा। और क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के अलावा पॉजिटिव आयन्स होते हैं ना, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वायर्स के बीच में तो पॉजिटिव आयन से टकराएंगे, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। सेकेंड, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट मीन्स थिक, जितनी वायर थिक होगी उतना एरिया ज्यादा होगा, उतना रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा कंडक्टर। जितना थिन वायर होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। थिन वायर का एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। And third, the resistance depends on the nature of material. Different materials have different value of resistance. For example, resistance of nichrome is 60 times the resistance of copper. देखो nichrome का resistance 60 टाइम्स ज्यादा है, मतलब कॉपर का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है एक्चुअल में, तभी तो वो वायर्स बनाने में यूज होता है। उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, मतलब वो इजीली कंडक्ट करता है करंट को, ठीक है ना। कंडक्टिविटी ऑपोजिट अभी पढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी क्या होता है, मतलब अच्छे से कंडक्ट करता है, मतलब रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, क्लियर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो जब हम इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब इस प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है रो। इसको क्या बोलते हैं, रो। What is this rho? This rho is a proportionality constant and is called the resistivity or specific resistance of material. इस रो को क्या बोला जाता है, इस रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। क्लास 10th में पढ़ चुके हैं आप ये भी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, R is equal to rho L upon A. So resistivity depends on the nature of material and not on the geometrical dimension of conductor. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दो टर्म्स है। रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R, और रेजिस्टिविटी रो। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे, डायमेंशंस पे कंडक्टर की, मतलब लेंथ पे, एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्या क्वेश्चन आता है, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम्स ट्वाइस what is the effect on resistivity। सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं ट्वाइस ट्वाइस, सबको ये याद होता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस डबल। रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। सो R इज इक्वल टू रो L बाय A फॉर्मूला था। अगर मैं लेंथ को 1 यूनिट मान लूं और एरिया को भी 1 यूनिट स्क्वायर मान लूं, सो देन हमारे पास R इज इक्वल टू रो आ जाएगा। तो ये क्यों करते हैं हम, बेसिकली रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है हमने। सो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगा, जब लेंथ 1 यूनिट होगा और एरिया 1 यूनिट स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, कंडक्टर का, जो वायर है, क्लियर। सो द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आर लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी, length, area, nature of material. Factor affecting resistivity is only nature of material. Resistivity सिर्फ nature of material पे डिपेंड करती है। material change तो उसकी resistivity change, clear, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। So SI unit of resistivity, resistivity की SI unit क्या होगी, मैं R is equal to रो L by A फॉर्मूला से रो की वैल्यू अगर निकालेंगे कितना होगा, R E upon L। तो R किस में होगा, ओम में, एरिया मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर में। 1 मीटर कैंसिल विद दिस 1 मीटर एंड वी आर लेफ्ट विद ओम मीटर। तो कितना होगा, रेजिस्टिविटी का कितना यूनिट होगा, सॉरी रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। रेजिस्टेंस का क्या है, ओम, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर।
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गलती करते हैं स्टूडेंट जिसमें। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बेटा जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिंपल बेसिक टर्म्स हैं जो आगे यूज होंगी नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें ये सब टर्म्स यूज होंगी। तो आज सारा चैप्टर बेसिक है जो आज का लेक्चर है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज करंट डेंसिटी। करंट हमने पढ़ लिया आई, ठीक है, पर यूनिट एरिया कर दो वो होता है करंट डेंसिटी, बहुत सिंपल, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। It is defined as charge flowing per second through a unit area held normal to the direction of flow of charge at that point. Charge flowing per second, charge flowing per second क्या होता है? Current through a unit area. So current per unit area is called current density. Current per unit area is called current density. और current क्या, ये एक चीज याद रखनी है, the current should flow normal to the direction of the area. जो area है कंडक्टर का उसके नॉर्मल ही करंट फ्लो करना चाहिए। That means एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, एरिया वेक्टर और करंट की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर ये स्केलर ये मैंने यहां लगाया है वेक्टर क्वांटिटी, तो जे इज सिंपली क्या है? आई अपॉन ए, ठीक है। करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर करंट किस में होगा? एम्पियर में। एरिया किसमें होगा? मीटर स्क्वायर में। सो करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहां क्या था, मैंने बोला जब करंट डेंसिटी की बात करी तो मेरे पास सपोज ये एरिया है कंडक्टर का, ठीक है। एक सपोज ये सिलेंडर है, पूरा वायर है, उसका मैंने एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिर्फ दिखाया है आपको। ये एरिया है और ये करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन और एरिया ऑफ की डायरेक्शन क्या है? यहाँ नॉर्मल है दोनों, ठीक है। करंट और एरिया, करंट भी इसी डायरेक्शन में और एरिया भी इसी डायरेक्शन में, नॉर्मल टू दिस सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया के नॉर्मल। बट अगर कभी ऐसा हो कि जो एरिया की डायरेक्शन है, ये जो एरिया की डायरेक्शन है मतलब ये टिल्टेड हो, जो कंडक्टर है टिल्टेड हो, करंट की जो चार्ज फ्लो की डायरेक्शन है वो ये है, और एरिया क्या है? एरिया नॉर्मल टू द एरिया क्या है? कुछ थीटा एंगल पे है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा, ठीक है। क्या कंपोनेंट होगा इसका? ए कॉस थीटा। तो उस केस में क्या होगा? इफ द एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर देन जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, ठीक है। तो पहले जो करंट पर यूनिट एरिया था, अब करंट पर यूनिट कंपोनेंट ऑफ एरिया है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया। क्लियर? वेयर ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ए कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। सो आई इज जे ए कॉस थीटा। यहां से जब आई निकालूंगा दैट इज जे ए कॉस थीटा, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज जे डॉट ए। तो आई की वैल्यू जे डॉट ए। ये क्या है? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी? आपने समझ लिया होगा क्यों, क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है ना। एरिया वेक्टर की बात हो रही है, नॉर्मल टू एरिया। हम पहले पढ़ चुके हैं किसमें? गॉस लॉ में। गॉस लॉ में पढ़ा है एरिया वेक्टर ई डॉट डीएस, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे यहाँ एरिया वेक्टर की बात हो रही है। तो करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या याद रखना है? करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है ना। कंडक्टेंस क्या होगा? ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। सो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द ईज विद विच द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एज डिनोटेड बाय जी। जी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस। 1 अपॉन आर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो कंडक्टेंस की क्या होगी? ओम इनवर्स, ठीक है। या इसको MHO भी बोलते हैं, मो MHO, और इसको सीमंस भी बोलते हैं, इसकी SI यूनिट। तो इसकी SI यूनिट सीमंस भी होती है, MHO भी होती है, और ओम इनवर्स भी होती है। 1/R क्या है? ओम। R की यूनिट ओम, तो कंडक्टेंस की ओम इनवर्स, ये तो सिंपल है। और किसको क्या बोलते हैं? MHO। और क्या यूनिट होती है इसकी? सीमंस, ठीक है। किसकी? कंडक्टेंस की। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। सो व्हाट इज कंडक्टिविटी? रेजिस्टिविटी हमने पढ़ लिया। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी। सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। सो सिग्मा इज 1 अपॉन रो। रेजिस्टिविटी के अपोजिट क्या होती है? कंडक्टिविटी। क्लियर? बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस के अपोजिट कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी के अपोजिट कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी क्या होगी?
पर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को हम एमएचओ भी बोलते हैं, मीटर इनवर्स एज इट इज, और ओम इनवर्स को हम सीमेंस में भी डिनोट करते हैं साथ में मीटर इनवर्स। तो ये होगी किसकी यूनिट, रेजिस्टिविटी की, ठीक है। सो सॉरी कंडक्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी से ऑपोजिट कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस से ऑपोजिट कंडक्टेंस। सो नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म V by I इज इक्वल टू R तो हमने पढ़ा है। एक और तरीका है इसको डिनोट करने का ओम्स लॉ को, इफ E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर ऑफ लेंथ L देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज, अगर कोई कंडक्टर है लेंथ का, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हम ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में भी, कैपेसिटेंस वाले डेरिवेशन में भी ये फॉर्मूला यूज होता था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लेंथ, ठीक है ना, V इज इक्वल टू EL। और हमें पता है ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस, जिसको हम लिख सकते हैं रो L अपॉन A, क्योंकि मुझे कंडक्टर की लेंथ पता है, कंडक्टर का एरिया। इस V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू EL लिख सकता हूँ। L से L कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास E क्या आ गया, I रो बाय A। I बाय A को क्या लिख सकता हूं मैं, व्हाट इज करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी, अभी हमने पढ़ा करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। सो E इज इक्वल टू J रो, ठीक है, E इज इक्वल टू J रो, एज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। सो वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज E वेक्टर इज इक्वल टू रो J वेक्टर, ठीक है। और रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सिग्मा लिख सकता हूँ, तो J इज इक्वल टू सिग्मा I। ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला ये क्या बताता है, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या याद रखना है इसमें, J इक्वल टू सिग्मा E, ये याद रखना है, J इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा को 1 बाय रो लिखूंगा तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, क्लियर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। So this is all about this lecture. I know इसमें बेसिक था इसलिए मैंने आपको कुछ ज्यादा टाइम के लिए पढ़ा दिया। इसमें सिंपल बेसिक डेफिनेशंस हैं, ठीक है। जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होगा, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज आपको बहुत सारी डेफिनेशंस थी इसलिए शायद बोरिंग भी लगाओ, बट एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करना, क्योंकि आगे आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करेगा। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ठीक है, ये सब आज हमने पढ़ा। सो इसको रिवाइज करना है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।